आपको मालूम है कि सबसे पहले मौर्य डायनेस्टी चल रहा था। क्या चल रहा था? मौर्य, मौर्य वंश चल रहा था। सबसे पहले क्या चल रहा था? मौर्य वंश। और मौर्य वंश चल ही रहा था, मौर्य वंश तो चल रहा था। और मौर्य वंश के अंत यानी अशोक के मरने के बाद मौर्य वंश लगभग खत्म हो गया। और इसके बाद विदेशी आक्रमणकारी इंडिया में प्रवेश कर गए, जिसे शॉर्टकट में हम ISPK कह सकते हैं, है ना। ये इंडो ग्रीक था, ये शक था, ये पहलव था और ये कुषाण था। कुषाण जो था वो विदेशी आक्रमणकारी था और वो इंडिया में सेट हो गया, रह गया। कुषाणों के कई सामंत हुए, यानी कुषाण अपना साम्राज्य छोटे छोटे वर्गों में बांटकर सामंतों के रूप में स्टार्ट किया। तो यानी कुषाण में कई राजा थे। जैसे कुषाण में पहला राजा कौन आया? तो कुषाण में सबसे पहला राजा आया, है ना, कुजल कटफिसस, और दूसरा राजा आया विम कटफिसस, और सबसे शक्तिशाली राजा कुषाणों में आया कनिष्क, आया ना। सबसे शक्तिशाली राजा कौन आया? कनिष्क। तो कनिष्क के कई सारे सामंत थे जो कनिष्क के अंडर में काम कर रहे थे। तो उन्हीं सामंत में, यानी कनिष्क के क्या थे? सामंत। कनिष्क के क्या थे? कई सारे सामंत थे। कनिष्क के क्या थे? कई सारे सामंत। और उन सामंत मतलब चिफ्टियन, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? चिफ्टियन, है ना। यानी पोस्ट लाइक किंग बट नॉट अ किंग, यानी राजा जैसा पोस्ट हो लेकिन राजा नहीं हो, उसको उस एरिया का मालिक कह सकते हैं। लेकिन कनिष्क के सामने वो क्या है? एक सामंत है। क्या है? सामंत, है ना, यानी चिफ्टियन है ना। तो इस चिफ्टियन में से एक चिफ्टियन बना था श्रीगुप्त। एक चिफ्टियन कौन बना था? श्रीगुप्त। और श्रीगुप्त से घटोत्कच, और घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त, और उसके बाद चंद्रगुप्त से चंद्रगुप्ता वंश चालू हो गया, है ना। सामंत वाली बात यहां से खत्म कर दिया। श्रीगुप्ता के बाद मतलब श्रीगुप्त घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त नाम का राजा ने ये सामंत वाली बात को खत्म कर दिया। वो राजा के नाम से जाने लगा और गुप्ता वंश के नाम से, है ना, पूरा भारत में प्रसिद्ध हो गया। गुप्ता वंश में भी ये अपना एरिया जब इसका भी एक्सपेंड हुआ तो इसने भी अपने नीचे क्या रखे? सामंत, ठीक है। यानी इसके नीचे भी क्या आएगा? घटोत्कच। कौन आएगा? घटोत्कच, है ना, घटोत्कच। और इसके नीचे आएगा चंद्रगुप्त। अब चंद्रगुप्त जो है, यहीं पे मामला खत्म नहीं होगा, चंद्रगुप्त का ही वंश चलेगा, पूरी की पूरी एक डायनेस्टी यहां से चलेगी। इसके बाद इसके कई सारे क्या होंगे? सामंत। इसके कई सारे क्या होंगे? सामंत। यानी गुप्ता डायनेस्टी कुषाण का सामंत था, और चंद्रगुप्त वंश यानी गुप्ता वंश के कई सारे सामंत हुए। उन सामंतों में से एक सामंत था पुष्यभूति। कौन था? यानी मतलब कुषाण का सामंत गुप्ता और गुप्ता का सामंत पुष्यभूति, ठीक है। तो अब समझ में आ गया कि ये जो पुष्यभूति कौन था? एक व्यक्ति था, और पुष्यभूति नाम का व्यक्ति जिसका टाइटल था वर्धन। तो पूरा नाम पुष्यभूति वर्धन, समझ आई बात। तो ये सामंतों की सीरीज में तीसरा सीरीज आ रहा है ना। ये भी सामंत हुआ, और ये सामंत अपने आप को आजाद कर लिया किससे? गुप्ता वंश से। जब गुप्ता वंश समाप्त हो गया तो अब सामंत से क्या बन गया? खुद ही बन गया राजा। गुप्ता वंश हुआ समाप्त तो सामंत से क्या बन जाएगा? राजा, समझ आई बात। यानी मान लीजिए कि मैं एक मकान किसी को भाड़े पे दूं और मैं ही मर जाऊं और मेरा कोई वंश ही न रहे, तो मकान जिसको भाड़े पे दिया वो वही उसका धीरे धीरे क्या हो जाएगा? अगर उसके पास कोई कुछ नहीं है तब तक, जब तक कोई नहीं जानता तब तक वो अपने आप को क्या कहेगा? हम मालिक है इस मकान के। जब मकान और जमीन की खोज पुछाड़ी होगी, उसकी खोज होगी, तब ना कहेगा अच्छा इसका मालिक फलना राजा था जो मर गया, है कि नहीं। वैसे तो जब गुप्ता वंश ही समाप्त हो गया तो फिर सामंत से क्या बन गया? राजा। यानी गुप्तों के सभी सामंत क्या हो गए? राजा, समझ आई बात। कुषाणों के सभी सामंत धीरे धीरे क्या बन गए थे? राजा। तो उसी में से गुप्ता बना, और गुप्ता के सभी सामंतों में से एक सामंत कौन था? पुष्यभूति। नाम क्या था? पुष्यभूति। और अंत में टाइटल था वर्धन, तो इसलिए इसने कौन सा वंश चालू किया? वर्धन वंश। वर्धन वंश की संस्थापक, वर्धन वंश के संस्थापक राजा का नाम क्या है? पुष्यभूति। वर्धन वंश के संस्थापक राजा का नाम पुष्यभूति, है ना। तो यही वर्धन वंश यहाँ से स्टार्ट होता है। ये लिखा भी है, ध्यान से समझिए। देखिए आपके फाइल में इसी तरह से लाइन मिलेगा। पुष्यभूति वर्धन वाज द सामंत ऑफ द गुप्तास, चिफ्टियन ऑफ द गुप्तास। मतलब गुप्तों के सामंत कौन थे? पुष्यभूति वर्धन।
है ना, पुष्यभूति वर्धन एस्टैब्लिश द वर्धन डायनेस्टी। वर्धन डायनेस्टी की स्थापना किसने की? पुष्यभूति। पुष्यभूति वर्धन, है ना, पुष्यभूति वर्धन सन्स नेम वाज प्रभाकर वर्धन। पुष्यभूति का एक बेटा हुआ जिसका नाम था प्रभाकर वर्धन, यानी पिता के समाप्ति के बाद अब नया राजा कौन बनेगा? प्रभाकर वर्धन। नाम क्या है? प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन अब अपनी राजधानी को सेट करेगा थानेश्वर के अंदर। थानेश्वर कहां पड़ता? हरियाणा में। तो वर्धन वंश की राजधानी कहां है? थानेश्वर। थानेश्वर, वर्धन वंश की राजधानी कहां है? थानेश्वर। थानेश्वर कहां है? भारत के हरियाणा में। कहां है? भारत के हरियाणा में। प्रभाकर वर्धन के 3 बच्चे हुए। कितने बच्चे? 3। एक है राजवर्धन, एक है राजश्री और एक है हर्षवर्धन। कौन कौन है? राजवर्धन, राजश्री और यानी 2 बेटा और 1 बेटी। 2 बेटा और 1 बेटी। ये वर्धन वंश के समय भारत का नक्शा कुछ इस तरह दिखेगा, जिसमें यहाँ पे पुष्यभूति वर्धन का ये वर्धन वंश है, बगल में मौखरी यानी कि यूपी का कन्नौज, है ना, कन्नौज का राजा मौखरी, मौखरी वंश का राजा था यहाँ पे। इसके बाद गुप्ता सिमट गया, यहाँ पे गुप्ता वंश क्या हो गया? सिमटा हुआ। इधर बंगाल में गौड़ वंश। बंगाल में कौन सा वंश? गौड़, है ना। और इस साइड आएंगे तो मालवा का शासक, है ना, देवगुप्त। इधर मालवा राजा था। तो इस तरह से ये कुछ ऐसा हिसाब किताब था। किसका? किसका हिसाब किताब था? भारत का। मतलब उस जमाने में भारत में कुछ इस तरह से था, जो कि पूरा एरिया लगभग किसका था? गुप्त वंश का। अब ये पूरा एरिया लगभग कई छोटे छोटे राजाओं में बट गया है। पुष्यभूति वर्धन में यानी वर्धन वंश में, पुष्यभूति तो नाम है, वर्धन वंश में ये जो एरिया है वर्धन वंश का, ये इसने सोचा कि अब इस एरिया का हम और विस्तार, इसने क्या सोचा कि इस एरिया का हम क्या करें? और विस्तार करें। ठीक है। तो पुष्यभूति और बगल में मौखरी, इन दोनों में एक संबंध स्थापित करने के लिए, इसलिए कि पुष्यभूति पर एक प्रकार का दबाव था कि किसी भी राजा पे दबाव रहेगा कि आप अपने साम्राज्य का क्या करो? विस्तार। साम्राज्य का क्या करो? विस्तार। तो यहाँ पे मालवा शासक की ताकत बढ़ रही थी। मालवा शासक की ताकत। मालवा शासक का सपोर्टर था गौड़ वंश का शशांक राजा। इधर मालवा वंश का राजा देवगुप्त था और इधर गौड़ वंश यानी बंगाल का राजा कौन था? शशांक। ये सब टर्म्स है, ध्यान रखना पड़ेगा। देखो इधर क्या था? वर्धन वंश। इधर इस जगह पे क्या था? मालवा। मालवा का भी कोई राजा था, जिसमें इसमें एक प्रसिद्ध राजा का नाम है, क्या नाम है? देवगुप्त, है ना। क्या नाम है? देवगुप्त। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। समझ आ रही बात? नहीं आ रही है? एक बार फिर समझते हैं, ठीक ना। जिस समय, ध्यान देना पड़ रहा है, जिस समय मतलब वर्धन वंश खिल रहा था, वर्धन वंश फैल रहा था, बड़ा हो रहा था, तो उस समय वर्धन वंश के समय भारत का कुछ नक्शा ऐसा होता था। बंगाल में गौड़ वंश का राजा था। बंगाल में गौड़ वंश। इधर हरियाणा के आसपास के क्षेत्र में वर्धन वंश। बगल में कन्नौज, मौखरी वंश। और यहाँ पे मालवा का राजा था। समझ आई बात? मालवा का राजा था यहाँ पे। मालवा के राजा का नाम देवगुप्त। मालवा के राजा का नाम देवगुप्त। गौड़ वंश के राजा का नाम शशांक। गौड़ वंश के राजा का नाम शशांक। यहाँ पे प्रभाकर वर्धन और उसके बाद राजवर्धन। यहाँ पे प्रभाकर वर्धन, उसके बाद राजवर्धन। वर्धन वंश की स्थापना किया था पुष्यभूति ने, और उसका बेटा प्रभाकर वर्धन और फिर उसका बेटा राजवर्धन। यहाँ पे राज चल रहा था। ये कुछ इस तरह का हिसाब किताब था भारत में। ठीक है। अब समय बदल रहा है और यहाँ पे इसकी ताकत को बढ़ानी है, तो इसने इससे दोस्ती का, रिश्तेदारी का हाथ बढ़ाया। किससे? मौखरी वंश से, ताकि इसके और इसके साम्राज्य एक हो जाए। इसके सैन्य जो शक्ति है, यानी कि मिलिट्री पावर इंक्रीज करे। क्या करे? मिलिट्री पावर इंक्रीज। तो मिलिट्री पावर बढ़े, पॉलिटिकल पावर अच्छा हो और एरिया भी बढ़ जाए, जमीन भी, क्षेत्रफल भी क्या हो जाए? बढ़ जाए। तो इसलिए पुष्यभूति ने वर्धन वंश ने मौखरी वंश से, है ना, रिश्ते की बात कर ली। किसकी बात कर ली? रिश्ते की। क्योंकि इसकी एक बेटी थी जिसका नाम था राजश्री। राजश्री का शादी फिक्स कर दिया किससे? है ना,
राजश्री का शादी फिक्स कर दिया किससे? ग्रहवर्मन से, जो कि मौखरी राजा था। किससे? ग्रहवर्मन से। किससे? ग्रहवर्मन से। और वो क्या था? मौखरी राजा, मौखरी वंश का राजा था। शादी हो गई इनसे, ठीक है। अब दोनों के मैरिज के बाद क्या है कि अब वर्धन वंश और ताकतवर हो गया, है ना। अब अभी मौखरी वंश पे कोई अटैक करेगा तो वर्धन वंश पे अटैक माना जाएगा, और वर्धन पे कोई अटैक करेगा तो मौखरी इसको हेल्प करेगा। तो इस तरह से ये इसकी ताकत एकजुट हो गई, समझ आई बात। और समय थोड़ा सा और बदला, तो इस हिसाब से मालवा का जो राजा था यहाँ पे वो अटैक कर दिया। मालवा का राजा अटैक कर दिया किस पे? मौखरी पर। और मालवा का राजा उस समय जो कि देवगुप्त था वो अटैक किया किस पे? मौखरी पे। और मालवा के राजा जो देवगुप्त, उसका एक दोस्त था गौर राजा शशांक, तो इधर से ये भी मिलके अटैक कर दिया। यानी एक साथ दो राजाओं का अटैक किस पे हुआ? मौखरी राजा पे। और इस प्रकार मौखरी राजा अब कमजोर पड़ेगा और वो हार जाएगा। तो ग्रहवर्मन को मार दिया जाता है। क्या कर दिया था? युद्ध में ग्रहवर्मन को मार दिया जाता है। शशांक, है ना, देवगुप्त जो था राजा वो मारा जाता है। मतलब देवगुप्त जो राजा था वो मार देता है किसको? ग्रहवर्मन को। किसको मार देता है? ग्रहवर्मन। तो इस प्रकार से अब वो राजश्री का हस्बैंड मर गया। राजश्री का हस्बैंड क्या हो गया? मर गया। राजश्री को शशांक क्या कर लेता है? उसको किडनैप कर लेता है। सॉरी, राजश्री को देवगुप्त क्या कर लेता है? किडनैप कर लेता है। पति को मार दिया, पति को मार दिया। पति यानी किसका पति? राजश्री का। किसका बेटी थी? किसकी बेटी थी ये? किसकी बेटी? प्रभाकर वर्धन की। किसकी बहन थी ये? राजवर्धन और हर्षवर्धन की। कहानी समझ में आ रहा है? राजवर्धन और हर्षवर्धन की ये विधवा हो जाती है और इसको किडनैप कर लिया जाता है ना। और ये खबर पहुंचती है किसके पास? राजवर्धन के पास। अब इस समय राजा कौन था? राजवर्धन। प्रभाकर वर्धन का बेटा राजा कौन था? राजवर्धन। प्रभाकर वर्धन का बेटा ही था राजवर्धन, समझ आई बात। तो ये थानेश्वर में उस समय राजा था, वर्धन वंश का अगला राजा था। और ये इसकी खोज में ये भी निकला कि भाई हमारी बहन को किडनैप कर लिया और हमारे जीजा को मार दिया, समझ आई बात। तो अब मामला आगे गया कि अब इसको पता लगाए कहाँ पे है क्या है। तो जब पता लगाया तो पहले पता कहाँ लगाएगा? देवगुप्त पे। जब मालूम चला कि भाई देवगुप्त ने ऐसा किया है तो देवगुप्त पे अटैक कर दिया। किसने? राजवर्धन। राजवर्धन अटैक किया किस पे? देवगुप्त पे, है ना। और अटैक करने के बाद अब चूंकि जैसे ही राजा वहां से निकलेगा, राजवर्धन कहां से निकलेगा? थानेश्वर से। कहां से निकलेगा? थानेश्वर से। तो अपने भाई को क्या बना देगा? राजा, कि हम यहां से जा रहे हैं। तो भाई को, भाई कौन? हर्षवर्धन। भाई कौन? हर्षवर्धन। ये कहानी इतना गहरा कि आगे पढ़ोगे पीछे के भुला जाओगे, तो फिर ध्यान रखो। मतलब राजवर्धन अब अटैक करने जा रहा है किसको? देवगुप्त को, जिसने उसकी बहन को किडनैप किया है और उसके जीजा को मार दिया है। तो क्या करने जा रहा है ना? अटैक करने। और अब चूंकि वहां से राजगद्दी खाली हो जाएगी तो उसको संभालने के लिए तब तक के लिए कौन है? हर्षवर्धन। 16 साल की उम्र में हर्षवर्धन, है ना, वर्धन वंश का एक नया, मतलब समझिए कि वो अल्पकालीन क्या बन गया? राजा, है ना। तब तक जब तक वो अटैक करेगा, जब तक उस साम्राज्य को देखेगा, मतलब अटैक करेगा तब तक साम्राज्य को देखेगा कौन? हर्षवर्धन। आई बात समझ में। इसके बाद देवगुप्त को मार देता है। देवगुप्त को मार देता कौन? राजवर्धन। राजवर्धन क्या करता है? देवगुप्त को मार देता है, ठीक। और अपनी बहन को पता लगाता है कि बहन कहाँ है, तो बहन मिलती नहीं उसको। देवगुप्त को मारने के बाद भी मालूम नहीं चलता कि बहन कहाँ है। तो इसको शक होता है कि देवगुप्त का एक दोस्त है, शायद वहां होगी। और देवगुप्त के दोस्त का नाम गौर किंग शशांक। नाम क्या है? गौर किंग शशांक। पास गौर राजा शशांक के पास ये पहुंचता है। शशांक इतनी बड़ी सेना को देखकर घबरा जाता है। शशांक जो है इतनी बड़ी सेना को देखकर क्या करता है? घबरा जाता है। उस युद्ध में, है ना, जो कुछ देर की जो युद्ध होती है, उस युद्ध में शशांक क्या कर देता है? आत्मसमर्पण कर देता है। क्या कर देता है? आत्मसमर्पण, यानी आत्मसमर्पण कर देता है कि भाई अब माफ करो, है ना। और अपनी बेटी का प्रस्ताव करता है मैरिज का। शशांक कहता है कि राजवर्धन मेरी बेटी से शादी कर लो, ठीक है। तो बात आ जाती है रिश्ते पर, है ना। और ये युद्ध क्या जाता है? विराम। युद्ध क्या जाता है? विराम। तो वहीं पे वो रुक जाता है राजवर्धन। अब शशांक धोखे से मार देता है। शशांक क्या करता है? धोखे से मार देता है। तो इस प्रकार से राजवर्धन भी मर गया और राजश्री का भी पता नहीं चला। राजवर्धन मर गया, राजश्री का भी पता नहीं चला।
देवगुप्त ने राजवर्धन के जीजा को मारा था, क्या नाम था, मौखरी किंग ग्रहवर्मन, उसको मारा था, वो भी मर चुका है। शशांक ने राजवर्धन को मार दिया है। अब बचा कौन, एक तरफ वर्धन वंश में हर्षवर्धन जो 16 साल की उम्र में राजा के पोस्ट पे है, और एक तरफ शशांक बंगाल का राजा। ठीक है, अब ये खबर जाती है किसके पास, हर्षवर्धन के पास। हर्षवर्धन अब अटैक करने को आता है, हर्षवर्धन अब अटैक करने का आता है किस पे, शशांक को। और अपने भाई के मृत्यु का बदला, जीजा के मृत्यु का बदला और अब बहन को खोजने के लिए हर्षवर्धन अपने घर से निकलता है, अपने साम्राज्य से निकलता है ना। अब फिर अटैक करता है किसको अटैक करता है, शशांक को। फिर शशांक को मार देता है। फाइनली जब शशांक मर जाता है, अब अपनी बहन को खोज लेता है। खोज लेने के बाद बहन को वापस ले आता है अपने राज्य में, और फिर बहन को एक प्रकार से सम्राट जैसा पोस्ट सम्मान देता है, और खुद एक बॉडीगार्ड जैसा व्यवहार करता है। यानी समझो कि नाम मात्र का राजा कौन है, हर्षवर्धन, है ना। और बहन एक प्रकार की राजा के बेस में है ना, मतलब बहन को एक तरह से राजा के पद पे आसीन करता है। कौन, हर्षवर्धन, है ना, हर्षवर्धन। इस प्रकार कुछ समय के बाद उसकी बहन जो है बीमार पड़ जाती है और वो मर जाती है। बहन जो है बीमार पड़ जाती है और फिर मर जाती है। अब अगला राजा फिर वही स्वयं हर्षवर्धन अपने आप को क्या घोषित कर देगा, राजा, है ना। तो इस प्रकार से हर्षवर्धन फाइनली अब कहाँ का राजा बन गया है, कहाँ का राजा बन गया है, थानेश्वर का राजा बन गया, है ना, वर्धन वंश का, है ना। अब ये राजा बन चुका है, फाइनली क्या बन चुका है, राजा। अब यहां से हर्षवर्धन इस वर्धन वंश को चलाएगा, हर्षवर्धन वर्धन वंश को चलाएगा। इसका भी शादी विवाह होता है, 2 बच्चे होते हैं, एक बेटी और 2 बेटा। जैसे था कहानी में वैसे ही इसके साथ भी फिर वही होता है, 1 बेटी और 2 बेटा, है ना। हर्षवर्धन के टाइम में पूरा जो है ये बंगाल से लेकर और कश्मीर तक ये पूरा एरिया धीरे धीरे हर्षवर्धन अपना एरिया बढ़ा लेता है, अपने साम्राज्य का विस्तार कर लेता है अपने, है ना, युद्ध कौशल से। और फाइनली एक भारत का महान सम्राट उभर के आता है, कौन, हर्षवर्धन। भारत का एक महान राजा कौन बन जाता है, हर्षवर्धन। यानी ये पूरा एरिया किसका हो गया है अब, हर्षवर्धन। अब अगला टारगेट करता है हर्षवर्धन को, हर्षवर्धन किसको, बल्लभी को। यहाँ पे बल्लभी का एक राजा राज कर रहा होता है, यहाँ पे बल्लभी के राजा पे अटैक कर देता है कौन, हर्षवर्धन। सोचता है कि इतना एरिया हो ही गया तो ये एरिया कब्जा लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये बल्लभी के राजा यहाँ नर्मदा नदी के उस पार एक और राजा से दोस्ती में रहता है, यानी ये और ये राजा दोनों दोस्त रहता है। यहाँ चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन नंबर 2 का राज चलता है, और यहाँ पे बल्लभी के राजा का राज चलता है। ये इस पे अटैक करता है तो पुलकेशिन नंबर 2 का सपोर्ट मिलने के कारण ये वापस हो जाता है, यानी कि ये अटैक पूरी तरह से नहीं हो पाता। अब अटैक पूरी तरह से नहीं हो पाता है तो फिर दोनों में क्या होता है, शांति। दोनों में क्या होता है, शांति। और दोनों में शांति होती है, शांति प्रस्ताव को रिश्ते में कन्वर्ट कर दिया जाता है। किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, रिश्ते में। हर्षवर्धन अपनी बेटी की शादी किससे कर देता है, बल्लभी के राजा से। हर्षवर्धन अपनी बेटी की शादी किससे कर देता है, बल्लभी के राजा से। यानी बल्लभी के उस समय के राजा था ध्रुवसेन, बल्लभी के राजा का नाम ध्रुवसेन, वो उससे अपने बेटी का शादी कर देता है, ठीक है। इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से ये हर्षवर्धन अपने साम्राज्य में फिर अपने व्यवस्थित स्टैब्लिश हो जाता है। पूरे भारत पे एक अच्छा खासा राज चलाता है, और एक हार इससे होती है, वही पुलकेशिन नंबर 2 इसको हराता है। समझ बात, पुलकेशिन नंबर 2 इसको हराता है, बाकी ये पूरा एरिया इसके अंडर में है, पूरा एरिया इसी के अंडर में चल रहा है। आई बात समझ में, ठीक है। लत मार्कर दे दो, समझ आई बात। अब इसके बाद समय की पहिया चलेगी, हर्षवर्धन धीरे धीरे बूढ़ा होगा। हर्षवर्धन के जो 2 बेटे थे वो उतना कारगर नहीं थे जितना कि हर्षवर्धन। तो धीरे धीरे क्या माहौल होगा, धीरे धीरे माहौल ये होगा कि अब हर्षवर्धन का जो दोनों बेटा है वो उस लायक नहीं रहेगा। हर्षवर्धन के मरने के बाद, यानी लगभग 647 AD में हर्षवर्धन मर जाता है। 647 AD में हर्षवर्धन क्या होता है, मर जाता है। अब मर जाने के बाद 647 AD में हर्षवर्धन मर जाता है, और उसके जो 2 बेटे होते हैं
वो उतना कारगर नहीं होते हैं, तो मंत्री ही उस दरबार के मंत्री ही हर्षवर्धन के दोनों बेटे को मार डालते हैं और फिर हर्षवर्धन का पूरा राजगद्दी क्या हो जाता है, खाली। इस प्रकार से वर्धन वंश की क्या हो जाती है, समाप्ति। 647 AD में वर्धन वंश क्या हो जाता है, समाप्त। समझ आई बात। यानी वर्धन वंश लगभग 550 ईस्वी से चालू हुआ और 647 ईस्वी में समाप्त हुआ, यानी लगभग 100 सालों का हिसाब किताब था। समझ आई बात। 100 साल तक वर्धन वंश चला। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी। तो इस तरह से ये आपका वर्धन वंश की स्टोरी हो जाती है समाप्त। यही पढ़े हो ना, वर्धन वंश की स्टोरी खत्म। एक क्विक रिवीजन लेते हैं, ठीक ना। सबसे पहला पुष्यभूति वर्धन वंश की स्थापना करता है, पहला का। इसके बाद पुष्यभूति वर्धन के बाद उसका बेटा प्रभाकर वर्धन राजा बनता है। प्रभाकर वर्धन अपने राज्य की राजधानी थानेश्वर में सेट करता है। फिर इसके 3 बच्चे होते हैं, राजवर्धन, राजश्री और हर्षवर्धन। उसके बाद राजश्री का विवाह हो जाता है ग्रीवर्मन से। कन्नौज के मौखरी राजा ग्रीवर्मन से शादी होती है। ग्रीवर्मन को मार देता है मालवा के राजा देवगुप्त। और राजवर्धन अपने जीजा के मौत का बदला लेने के लिए वो देवगुप्त को मार देता है। देवगुप्त निकलता है बंगाल के राजा गौर का दोस्त, तो बंगाल का राजा गौर इसको मार देता है। समझ आई बात। देवगुप्त है ना, देवगुप्त को मारा। देवगुप्त का जो दोस्त है वो कौन है, शशांक। और शशांक किसको मार देता है, राजवर्धन को। राजवर्धन जब मर जाता है तो हर्षवर्धन है ना, और इसका बदला लेता है किससे, शशांक से। तो उसने वो शशांक को मार देता है और बंगाल तक इसका साम्राज्य आ जाता है। हर्षवर्धन एक भारत का सम्राट बन जाता है ना। इसके बाद हर्षवर्धन अपने साम्राज्य में जो बहन है उसको एक अच्छा मान सम्मान के साथ राजा जैसा पोस्ट देता है, ठीक है, राजा जैसा पोस्ट देता है। और वो पूरे एरिया को फैलाता कहां तक, पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा, मगध, मिथिला और बंगाल तक। हर्षवर्धन को हराता है एकमात्र राजा पुलकेशी नंबर 2, जो कि बादामी के चालुक्य राजा था, वही हराता है। हर्षवर्धन के बारे में सारी कहानी हर्षचरित किताब से मिलती है, और वो किताब लिखा था किसने, बाणभट्ट ने। किसने लिखा था, बाणभट्ट। बाणभट्ट ने क्या लिखी थी, हर्षचरित। हर्षचरित में किसकी स्टोरी है, हर्षवर्धन की। और एक और किताब लिखी थी कादम्बरी। हर्षचरित एक राजा होने के साथ साथ वो खुद एक अपने आप क्या था, एक कवि था, राइटर था, खुद भी क्या था, राइटर। इसने भी एक किताब लिखी प्रियदर्शिका। कौन सी किताब लिखी, प्रियदर्शिका। और एक किताब लिखी रत्नावली। एक किताब क्या लिखी, रत्नावली। एक किताब रत्नावली। समझ आई बात। हर्षवर्धन के टाइम पे भी एक चाइनीज यात्री आया। आप पीछे पढ़े थे कि एक और चाइनीज यात्री आया था, किसके टाइम में, गुप्ता वंश के टाइम में, जिसका नाम था फाहियान। हर्षवर्धन के समय में एक चाइनीज यात्री आया जिसका नाम था हेनसांग। ह से हर्षवर्धन, ह से हेनसांग, पर नाम याद रहेगा। हेनसांग नाम का व्यक्ति आया कहां था, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के राज दरबार में हेनसांग नाम का एक व्यक्ति आया था। जब आया था तो हाथी के शरीर पे जो कपड़ा डाला जाता है उस कपड़े पर भगवान बुद्ध की प्रतिमा रखकर पूजा पाठ किया था। किसने, हेनसांग ने। किसने किया था, हेनसांग। हर्षवर्धन अपना साम्राज्य फैलाने के बाद 100 गांव को दान में दिया था। किसको, नालंदा विद्यापीठ को। नालंदा विद्यापीठ या नालंदा विश्वविद्यालय को कितना गांव दान में दिया, 100 गांव को। कितने गांव को दिया, 100 गांव को दान में दिया था। आई बात समझ में। तो हर्षवर्धन के बारे में एक आखिरी कहानी यही है कि वो हर्षवर्धन के भी 2 बेटे और एक बेटी होती है। दोनों बेटों को हर्षवर्धन के मंत्री मार डालते हैं और बेटी की शादी ध्रुवसेन से हो जाती है। कहाँ, वल्लभी के राजा से। और इसके बाद 647 AD में हर्षवर्धन मर जाता है, कहानी हो जाता है समाप्त। हर्षवर्धन यानी वर्धन वंश, हर्षवर्धन की समाप्ति यानी वर्धन वंश की समाप्ति। ठीक है, तो आपका चैप्टर अब यहाँ से खत्म हो जाता है। ठीक है।